जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योगों की भूमिका के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा रिकैप देख लेते हैं ताकि आप आज के सेशन से कनेक्ट कर पाए। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ग्रामोद्योग का अर्थ क्या होता है, ग्रामोद्योग की परिभाषा क्या होती है। हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से ग्रामोद्योग का वर्गीकरण देखा। तत्पश्चात हमने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अनुसार ग्राम उद्योग के प्रकारों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया था। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक ये तो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे संबंधित कुछ संस्था, कुछ संगठन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एनआईए स्टडी हब पर उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोस्तों, खादी एवं ग्राम उद्योग के संदर्भ में जो मुख्य निकाय है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, वो है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, है ना। और इसको बोलते हैं खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, है ना। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि KVIC। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यानी एक अधिनियम को पहले पास किया गया 1956 में, तत्पश्चात इस आयोग की स्थापना की गई और इसके स्थापना का वर्ष है 1957। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अधिनियम आया था 1956 में और इसकी स्थापना हुई है 1957 में। इसके मंत्रालय के बारे में पूछा जा सकता है, तो यह क्या है? MSME, जो हम कहते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एम मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। वर्तमान में इसके मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी जी। इसके मंत्री है किसके? MSME मिनिस्ट्री के। इसका कुछ उद्देश्य है, जैसे कि रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य, लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जा सके, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य, कैसे हम जो ग्राम उद्योग के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको कैसे उनकी मार्केटिंग की जा सके, कैसे उनको मार्केट में प्रोवाइड किया जा सके। फिर जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पर पैदा करने का व्यापक उद्देश्य। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि कैसे हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके ग्रामीण क्षेत्रों में और अपने ग्राम में स्वयं का राज, स्वराज मतलब स्वयं का शासन स्थापित करने की भावना को हम व्यापक उद्देश्य इसका है। ये है मुख्य रूप से इसका उद्देश्य। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो कार्यों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो संगठन संस्था के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने ऊपर के स्लाइड में देख लिया है। फिर भी एक बार रीड करते हुए चलते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी उसको हम डिस्कशन कर लेंगे। खादी और ग्राम उद्योग विकास के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं। कच्चे माल का भंडारण करने के लिए योजना बनाना, जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह हमने देखा है ना, तो उसको भंडारित करने के लिए। कच्चे माल के प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराना, फूड प्रोसेसिंग के बारे में हमने जिसे समझा था। उत्पादों के विपणन में सहायता करना, मार्केटिंग कैसे की जाए, कैसे उसका प्रचार प्रसार किया जाए, कैसे एक स्थान चयनित करके वहाँ पे हम प्रोडक्ट अपने बेच सके। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम से सरकार ने योजना चलाई है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, इन प्रोडक्टों को मार्केट तक अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनको सब्सिडी देना, उसके माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण प्रोवाइड कराना, है ना, लोन उपलब्ध कराना उसके माध्यम से।
अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, नई नई तकनीकों को हम कैसे वर्तमान के संदर्भ में हम उसका उपयोग कर सकें, तो ऐसे विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना ताकि नई तकनीकी को हम एडॉप्ट कर सकें। उत्पादों हेतु गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना। होता यह है कि जब हम अपने उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सेल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख बात आती है, वो है एक स्टैंडर्ड, इनकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक स्थापित किए गए हैं, उसके अनुसार इनको दिशा निर्देश देना ताकि वो भी अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से ही बना सके। तो ऐसे मार्गदर्शन, उनको बीच बीच में प्रशिक्षण देना, उनको वित्तीय सहायता कराना, है ना, और कुल मिलाकर के ग्राम उद्योग का विकास करना खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्य कार्य है। अब ग्राम उद्योग तो हमने देखा, ग्राम उद्योग का महत्व क्या है हमारे ग्राम की स्तर पर, हमारे राज्य की स्तर पर और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर। तो सबसे पहली बात है उच्च रोजगार क्षमता। बिल्कुल, जैसे आपने देखा ग्रामीण स्तर पर मुख्य रूप से लोग खेती के पश्चात जब उससे छुटकारा पा लेते हैं या खेती के कार्यों को समाप्त करने के बाद ज़्यादातर लोग किसमें है, ग्राम उद्योग में अग्रसर होते हैं, या जिनका परमानेंट काम ही है ग्राम उद्योग करना, है ना, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा के काम करना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं। ऑफ सीजन में भी रोज़गार देना, बिल्कुल, कृषि के बाद लोग ऑफ सीजन में भी इसमें काम कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह महिलाओं, वृद्धों, बच्चों, शारीरिक रूप से वंचितों आदि विशेष श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को रोजगार देते हैं। बिल्कुल, ग्राम उद्योग में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें महिलाओं को जैसे अगरबत्ती बनाना है ना, तो इसमें क्या है, दिव्यांग लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ये बेस्ट सोर्स है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। स्थानीय कच्चे माल का अधिकतम उपयोग, जो भी स्थानीय कच्चे माल है, मान लीजिए वो अपशिष्ट हो जाते, तो वो क्या कर सकते हैं, उनका अधिकतम उपयोग करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। ये उद्योग क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये उद्योग पिछड़े, आदिवासी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भी विकसित हो सकते हैं। मुख्य रूप से जैसे कहा जाता है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो क्या होता है, शहरों में होता है। तो गांवों से शहरों की ओर प्रवास करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है और वर्तमान में दिखता भी है। तो जब हम गांव में ही छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर लेते हैं तो इस समस्या से हमें निजात मिलता है। और दूसरी ओर जो आर्थिक असंतुलन की बात होती है उसको भी ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कि केवल शहरों में ही पैसे कमाने वाले लोग नहीं हैं, गांव में भी हम इस जो असंतुलन है उसको हम संतुलित कर सकते हैं। तो इसमें मदद करते हैं। कम ऊर्जा, बिजली या तेल खपत करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोटर नहीं होते, बड़े बड़े मशीन नहीं होते, तो इसमें बिजली की खपत ऑब्वियस सी बात है बहुत कम होती है ना। समग्र रूप से ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाते हैं। देखा आपने कितने प्रकार के ग्रामोद्योग हैं, यह सभी जब अच्छे से फलते फूलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों का कंप्लीटली डेवलपमेंट करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण से शहरी प्रवास को रोकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, निर्धनता में कमी लाते हैं। तो ओवरऑल जब इनको रोजगार प्राप्त होगा, कच्चे माल जिनके घर में है वो उसको सेल करके पैसा कमा रहे हैं, तो मुख्य रूप से क्या है, ये निर्धनता में कमी लाते हैं, गरीबी को कम करते हैं। तो कुछ महत्व इसका हमने देखा, और इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना तो वैसे कम होती है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको रीड करना है। देखिए, अब हमने देख लिया राष्ट्रीय स्तर पर, अब हम कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पर जो बोर्ड है, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ विभाग हैं, जैसे 5-6 हमने बोर्ड और विभागों को शामिल किया है जो सीधे सीधे ग्राम उद्योग से रिलेटेड हैं, तो उनको हम एक एक करके देखते जाते हैं।
देखिए, राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, यह क्या है, ग्राम उद्योग बोर्ड के लिए शीर्ष निकाय है। इसका गठन हुआ था 20 जुलाई सन 2001 को। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए 20 जुलाई 2000 भी लिख सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कब है, 2001 में इसका गठन हुआ है। इसके उद्देश्य है वही सेम उद्देश्य जो राष्ट्रीय स्तर पे था, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करना, खादी तथा ग्राम उद्योग इकाई स्थापित करना। समझने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने ऊपर वाले टॉपिक में हमने इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो छत्तीसगढ़ शासन ग्राम उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि बहुत ही इजी है, इसमें डाउट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। चलिए, अब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कुछ केंद्र है ना, उनको हम देखते हैं, क्योंकि इससे सीधे केंद्रों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे उत्पादन केंद्र, बांस कला केंद्र, खादी तथा ग्राम उद्योग विक्रय भंडार, जिला कार्यालय ग्राम उद्योग। तो उत्पादन केंद्र में हम जैसे देखें तो इसमें क्या है, 9 उत्पादन केंद्र है, जिसमें धागा का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, धागा का निर्माण किया जाता है ना। इनमें बुनकरों द्वारा खादी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अच्छा, कुछ केंद्रों के नाम भी हमें जानने होंगे, जैसे कि कुंवरगढ़ में है, सारागांव में है, गरियाबंद में है, मैनपुर में है, भगत देवरी में है, देवर बीजा में है, डिमरापाल हो गया, हरदी बाजार, विशेष कार्यक्रम खादी तिफरा, ये तिकरा लिखा हुआ है, तिफरा है, ये कहाँ है, बिलासपुर में है। ठीक है, फिर बांस कला केंद्र। बांस कला केंद्र मुख्य रूप से कहाँ है दोस्तों, जगदलपुर में है। अब उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र। यदि आपको शिल्प केंद्र दे दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, और दूसरा इसको बांस कला केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ कहाँ पर है, ये जगदलपुर में है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, खादी तथा ग्राम उद्योग विक्रय भंडार, जहाँ पर ग्राम उद्योग उत्पादित सामग्रियों एवं वस्त्रों का शासकीय एवं फुटकर विक्रय किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 टाइप के भंडार हैं, रायपुर में है, बिलासपुर में और जगदलपुर में। इसको आपको याद रखना ही है। ये सीधे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर खादी तथा ग्राम उद्योग विक्रय भंडार स्थित है। तो तीनों स्थान को छोड़ करके दूसरा नाम अगर लिया जाता है, इसलिए इसे आपको अपने फिंगर टिप में रखना है। जिला कार्यालय ग्राम उद्योग, ये विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हर जिले में जिला कार्यालय ग्राम उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों क्या है दोस्तों, खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ये केंद्र हैं, कुछ विक्रय भंडार है और ग्राम उद्योग कार्यालय है। अच्छा, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अंतर्गत भी कुछ क्या आते हैं, हमारे जो योजनाएं चलती है, योजनाएं बहुत सारी है दोस्तों उसमें, लेकिन जब हम योजना वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाओं को, कार्यक्रम को हम शामिल करेंगे। इसमें हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि योजना वाले में जितने भी हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित योजनाओं को, कार्यक्रमों को, जो ग्रामीण विकास के हैं ना टॉपिक योजना, उसमें विभिन्न योजनाओं में हम उसको शामिल कर लेंगे। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 मार्च 2012 को। और बोर्ड अस्तित्व में कब आया था, तो 13 अगस्त 2012 से यह अस्तित्व में आया, यानी उस दिन से इसने काम करने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो जाहिर सी बात है ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत ही आएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है पारंपरिक माटी शिल्पकारों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करना है। मतलब जो हमारे कुम्हार भाई लोग होते हैं, जो सीधे सीधे माटी से संबंधित काम करते हैं, मिट्टी से संबंधित जो पॉट बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए इनका मुख्य रूप से इनको अपलिफ्ट करना है ना, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। तो इनके लिए उनको प्रशिक्षण देना है ना, उनको लोन प्रोवाइड कराना, उनको कुछ जो भी उपकरण उपलब्ध कराना। तो ये सभी किसका काम है? ये सभी माटी कला बोर्ड का काम है। जैसे उत्पाद मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो कप, प्लेट, कटोरी, कुल्हड़ और पानी का बॉटल, ये मुख्य रूप से माटी कला बोर्ड के द्वारा उत्पादित होने वाले उत्पाद हैं। अब छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित कुछ योजनाएं भी हैं, इसको भी एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। कुंभकार टेराकोटा योजना, मुख्य रूप से जो हमारे कुंभकार भाई लोग हैं उनको टेराकोटा योजना के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत उनको उपकरण प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर होता है दूसरा, जैसे विद्युत चाक का वितरण, है ना, जो सामान्य हाथ से जो चाक चलाते हैं वो, तो उनको क्या कहते हैं? विद्युत उपकरण प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। ठीक है। फिर एक आता है ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना। आपने देखा होगा कि मिट्टियों के जो उत्पाद होते हैं उसमें क्या करते हैं? ग्लेजिंग करते हैं। ग्लेजिंग का मतलब कि ग्लास की हल्की सी परत चढ़ा देंगे या पॉलिश चढ़ा देंगे, जिससे उसमें चमक बढ़ जाती है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना करता है कौन? माटी कला बोर्ड। फिर उनके लिए आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। ये तो कुछ इसके प्रमुख योजनाएं थी जिसको हमने छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के देखा। अब एक प्रमुख आता है दोस्तों रेशम विभाग। रेशम विभाग के संदर्भ में रेशम से संबंधित आप बहुत सारी चीज़ों को छत्तीसगढ़ के जीएस में तो पढ़ते हैं, है ना, लेकिन इसमें भी हमने शामिल किया है। क्यों? क्योंकि ये ग्राम उद्योग का प्रमुख घटक है और सीधे हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाइट में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य टसर रेशम उत्पादन में झारखंड के बाद द्वितीय स्थान पर है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही कच्चे टसर रेशम की मांग की आपूर्ति का कार्य कौन करता है? रेशम विभाग करता है। रेशम कीट का पालन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो कौन से वृक्षों में किया जाता है? साजा वृक्ष, अर्जुन वृक्ष और साल वृक्षों में इसका क्या किया जाता है? रेशम कीट का पालन किया जाता है। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मलबरी रेशम विकास विस्तार कार्यक्रम, पालित टसर ककून उत्पादन योजना, नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा उत्पादन योजना। तो हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप के जो योजना और कार्यक्रम है दोस्तों, उसको हम योजना वाले सेक्शन में कवर करेंगे। तो ये हमने देखा रेशम विभाग से संबंधित आपको कम से कम ये जो छत्तीसगढ़ का झारखंड के बाद द्वितीय स्थान है इसको याद रखना है। और दूसरा, रेशम कीट का पालन किन वृक्षों में किया जाता है? तो साजा, अर्जुन और साल वृक्षों में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनको आपको याद रखना है। चलिए, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं और इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं दोस्तों, खाली हमें एक बार पढ़ना है, रीड करना है और पूरी की पूरी फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो उन फैक्चुअल चीज़ों को आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जैसे हथकरघा विभाग। हथकरघा विभाग का मुख्य कार्य क्या है? कि परंपरागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि उनको आधुनिक बनाना है, आधुनिक बनाने के साथ साथ उनको क्या है? प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है ना, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना है
और दूसरी ओर क्या करना है, उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है उसको भी हमें समाज में बनाए रखना है ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। तो ये भी किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ग्राम उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। अब इसमें कुछ याद रखने के लिए तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, रिवॉल्विंग फंड योजना के तहत बुनकर समितियों को प्रति करघा 15,000 के मान से प्रति समिति अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अब ये रिवॉल्विंग फंड हमने किस में पढ़ा था, आप एक बार रिकॉल करिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसको, ठीक है। तो इसमें भी रिवॉल्विंग फंड के तहत बुनकर समितियों को प्रति करघा 15,000 रुपए के मान से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है प्रति समिति को। तो सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बुनकर समितियों को रिवॉल्विंग फंड की सहायता दी जाती है, वो प्रति करघा कितने की सहायता होती है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है 15,000। दूसरा है दोस्तों, बुनकर का सम्मान किया जाता है, जो बुनकर हमारे भाई बहन हैं उनका स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना के माध्यम से इनका सम्मान किया जाता है। फिर दीनदयाल सर्वश्रेष्ठ हथकरघा बुनकर पुरस्कार है ना, ये भी दिया जाता है किनको, दीनदयाल जी के नाम से। तो सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार बुनकरों को दिया जाता है, तो इसमें दोनों शामिल हो जाएंगे, दीनदयाल सर्वश्रेष्ठ हथकरघा बुनकर सम्मान, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना। तो ये आपको याद रखना है, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट तो इसमें है नहीं, इसलिए कम से कम हम एक एक बार रीड करते जाते हैं और कुछ हाईलाइट करते जाते हैं। एक प्रमुख संस्था है, इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ रायपुर। इसका पंजीकरण या इसकी स्थापना के संदर्भ में देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर सन 2000 को। ये हो गया। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देना और हथकरघा उद्योग के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित करना। क्योंकि यह सहकारी संस्था है ना, काफ़ी सारे लोग, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सहकारिता ही पढ़ेंगे, तो उसमें सहकारिता के काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि उसमें सहकारिता का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको समझाएंगे। तो उसके बाद इस सहकारिता के संदर्भ में भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है दोस्तों, अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना। फिर एक आता है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा। इसकी स्थापना कब हुई थी, यह जुलाई 2006-2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रमुख बात है कि यह भारत का 7वां और राज्य का एकमात्र हथकरघा और वस्त्र संस्थान है। इसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ग्राम उद्योग से सीधे सीधे रिलेटेड है। तो यह भारत का 7वां है, इसे आपको याद रखना है, और राज्य का एकमात्र हथकरघा वस्त्र संस्थान है। अच्छा, यह किसके अंतर्गत आता है, तो वही छत्तीसगढ़ शासन ग्राम उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, कुछ अनुसूची जो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अधिनियम में कुछ अनुसूची दी गई है, उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं तो ये लिस्ट को एग्ज़ाम के पहले कम से कम 5 से 6 बार पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि इसमें पूरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें कम से कम जो अधिनियम में दिए गए हैं ना, वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए मैं भी आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं कुछ प्रमाणित सोर्स के आधार पर ही तो क्वेश्चन बनाऊंगा ना, और अधिनियम और वेबसाइट और बुक तो इसके बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो जो भी वो क्वेश्चन बनाएंगे अधिनियम को सामने रखकर ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो कम से कम आप अधिनियम में जो 23
जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको एक बार याद कर लीजिएगा। एक बार हम रीड करते हैं थोड़ा थोड़ा। और ये सभी क्या है, ग्राम उद्योग के उदाहरण है। ग्राम उद्योग ये है, समझिए। लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राम उद्योग के उदाहरण है या ग्राम उद्योग है। तो इन 23 को आपको याद रखना है। जैसे मधुमक्खी पालन, घरेलू दिया सलाई उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का कुटीर उद्योग, घरेलू साबुन उद्योग, खालों और चमड़ों को उतारना, संसाधित करना और कमाना, उससे संबंधित उद्योग और कुटीर चर्म उद्योग। फिर नेक्स्ट है घानी तेल उद्योग, फिर हाथ से बना कागज, गन्ना गुड़ और खंड सारी का विनिर्माण, ताड़ गुड़ बनाना और अन्य ताड़ उत्पादन उद्योग, अनाज और दालों का प्रसंस्करण, फिर आ जाएगा चमड़ा विनिर्माण, फिर होगा औषधीय प्रयोजनों के लिए जंगली पौधों और फलों का संग्रहण, ये भी इसमें आ जाएंगे। 12 के बाद हम अब 13 देखते हैं, फल प्रसंस्करण और फल संरक्षण, बांस और बेत कर्म, 15 लोहार कर्म, बढ़ई का काम, कयर से भिन्न रेशा, मतलब कॉयर जो आपको मैंने समझाया था वो भी है कॉयर, कहीं कहीं पे इसको कयर भी लिखते हैं। तो कॉयर से भिन्न रेशा, गोबर और अन्य अवशिष्ट उत्पादों से जैसे मृत पशुओं मांस, विष्ठा आदि खाद और मीथेन गैस का विनिर्माण और प्रयोग, चूना विनिर्माण उद्योग, एल्यूमिनियम के घरेलू बर्तनों का विनिर्माण, गोंद राल विनिर्माण, कत्था विनिर्माण, लोक वस्त्र कपड़े का विनिर्माण। मैंने क्या किया है कि जो भी हमने 7 प्रकार के जो प्रकार देखे थे ना ग्राम उद्योग के, उसके एग्जाम्पल को इसमें से ही मैंने सेलेक्ट करके लिखा है, ताकि आपको डबल डबल मेहनत ना करना पड़े। मैं उसमें कुछ दूसरे एग्जाम्पल लिख देता तो आपको ये भी याद करना पड़ता, वो भी याद करना पड़ता। तो मैंने क्या किया कि कम से कम आप अधिनियम के जो 23 एग्जाम्पल दिए गए ना उनको याद करिए, और आपका दोनों जगह बेनिफिट हो गया, क्योंकि आप वो पढ़ेंगे ये याद हो जाएगा, ये पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया है आपके याद करने के सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, खादी ग्राम उद्योग से जो इसकी भूमिका से है, लास्ट ईयर जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा 2017 का उठा करके पीवाईक्यू देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे नहीं गए हैं, है ना। मुश्किल से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, लेकिन हमें तो पढ़ना ही है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। दूसरी बात, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सहकारिता और बैंक व्यवस्था को पढ़ेंगे, क्योंकि उसका पीवाईक्यू देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है वो। तो हम उसको बहुत डिटेल से समझेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।